राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो हमें सिखाती है कि गलत रास्ते पर चलने का नतीजा कितना दर्दनाक हो सकता है। ये कहानी है एक ठग की, जिसकी चालाकी ने उसे सब कुछ दिया, लेकिन आखिर में सब कुछ छीन भी लिया। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हमारे के स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उन दिनों की है जब सन 52 का दशक चल रहा था। उस समय एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था मोदकपुर। ये गांव किसानों का गांव था। यहाँ हर तरह के किसान रहते थे, छोटे किसान भी थे और बड़े बड़े जमींदार भी। इसी मोदकपुर गांव में एक किसान रहा करता था जिसका नाम था जीवधन लाल। जीवधन लाल बड़े मेहनती किसान थे और साथ ही बहुत मिलनसार स्वभाव के इंसान भी थे। पूरे गांव में उनकी शराफत की मिसाल दी जाती थी। लोग जब आपस में बात करते तो एक बार जीवधन लाल की तारीफ जरूर करते। उनके घर में उनकी पत्नी और एक बेटा रहता था। पत्नी का नाम था मालती। वह भी अपने पति की तरह बहुत मिलनसार थी। पड़ोस में उनका बहुत सम्मान था क्योंकि उनका स्वभाव बहुत शांत था। अब आते हैं हमारी कहानी के मुख्य पात्र भगलू की तरफ। भगलू जीवधन लाल का इकलौता बेटा था। जीवधन लाल और उनकी पत्नी मालती अपने बेटे भगलू से बहुत प्यार करते थे। वह उसकी हर मांग को एक बार कहने पर ही पूरी कर देते थे। भगलू अब कोई छोटा बच्चा नहीं था। उसकी उम्र करीब 16 साल हो चुकी थी, लेकिन उसकी हरकतें एक 5 साल के बच्चे जैसी थी। जीवधन अपने बेटे के भविष्य के लिए दिन भर खेत में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन उनका बेटा भगलू दिन भर गांव में घूमता रहता और उन्हें परेशान किया करता था। एक दिन गांव के सरपंच श्री पंचोखर लाल जीवधन के दरवाजे पर शिकायत लेकर आए। उस समय जीवधन अपने घर पर ही थे। पंचोखर लाल बोले, भैया जीवधन, अपने बेटे भगलू को तुम अपने नियंत्रण में क्यों नहीं रखते? तुम इतने भोले भाले हो और तुम्हारा बेटा इतना बड़ा शैतान। आखिर यह सब कब तक चलेगा? जीवधन ने कहा, आइए बैठिए, ठंडा पानी पीजिए। इसके बाद मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि माजरा क्या है। तभी अंदर से मालती एक गिलास में ठंडा पानी लेकर आई और सरपंच को बैठाकर पानी पिलाया। सरपंच पंचोखर बोले, अरे भैया जीवधन, क्या बताऊं मैं? तुम और भाभी कितने अच्छे स्वभाव के हो। तुमसे तो कुछ शिकायत करने का मन ही नहीं करता, लेकिन तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल तुम दोनों के उलट दिमाग का है। आज वह मेरे दरवाजे पर गया था और उसके कुछ शैतान दोस्त भी साथ थे। उन्होंने मुझे अपनी बातों में उलझा लिया और तुम्हारे माननीय सुपुत्र श्री भगलू महाराज ने मेरे घर से मेरी बकरी गायब कर दी। मैं सुबह से उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चला। आखिर में मुझे यहाँ आना पड़ा। जीवधन ने कहा, यह तो बहुत ही बुरी बात है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, वह थोड़ी देर में घर आएगा। जैसे ही वह आएगा मैं आज उसकी खबर लेता हूँ। सरपंच बोले, भाई जीवधन, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो मेरी बकरी चाहिए जिसे वह चुरा ले गया है। पता नहीं मेरी प्यारी बकरी के साथ उन शैतानों ने क्या किया होगा। जीवधन बोले, सरपंच साहब, आप अभी यहीं ठहरिए। थोड़ी देर में भगलू घर आने वाला है। मैं आपके सामने उसकी खबर लूंगा और आपकी बकरी कहाँ है उससे पूछूंगा। अगर बकरी नहीं मिलती है तो मैं आपको एक नई बकरी कल ही खरीद कर दे दूंगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। उधर भगलू अपने घर के पिछवाड़े से आंख गड़ाए देख रहा था कि उसके घर पर सरपंच डेरा जमाए बैठा है। भगलू ने मन में विचार किया कि अगर मैं गलती से अभी घर चला गया तो मेरे पिताजी मेरी खाल उधेड़ देंगे। मुझे इधर उधर छिपकर ही रहना चाहिए। जब यह सरपंच चला जाएगा तब मैं घर जाऊंगा। पिताजी गुस्सा होंगे, लेकिन माँ जरूर बचा लेगी। सरपंच को बैठे बैठे कब 2 घंटे गुजर गए उसे पता ही नहीं चला। सरपंच का मन बैठे बैठे उब गया। वह जीवधन से बोले, भैया जीवधन, मैं घर चलता हूँ। मुझे बहुत से ज़रूरी काम करने हैं, लेकिन तुम मेरी बकरी याद रखना। कल सुबह 10 बजे तक बकरी मेरे घर पर होनी चाहिए, वरना तुम तो जानते ही हो मैं गांव का सरपंच हूँ। मुझे पंचायत बिठाने में देर नहीं लगेगी। जीवधन बोले, अरे सरपंच साहब, कैसी बात करते हो? उसे आने दीजिए। मैं आज उसे छठी का दूध याद दिलाकर आपकी बकरी के बारे में पूछूंगा। कल सुबह तक बकरी आपके दरवाजे पर रहेगी। सरपंच वहां से तमतमाते हुए चले गए। भगलू ने देखा कि सरपंच चला गया
तो वह तुरंत अपने घर आ गया। जीवधन ने पूछा, क्या हालचाल है भगलू? भगलू बोला, बस पिताजी, बढ़िया है सब, आप अपना बताइए। अरे मूर्ख, तू कब सुधरेगा? तेरे कारण हमें इस गांव में रहना मुश्किल हो गया है। अब तो जल्दी से बता, सरपंच साहब की बकरी कहाँ है और तूने उसे क्यों चुराया? भगलू ने अनजान की तरह अपना मुंह बनाते हुए कहा, अरे पिताजी, कैसी बकरी? और मैं भला उस सरपंच की बकरी का क्या करूंगा? आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप अब बूढ़े हो रहे हैं, आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, इसीलिए आप इस प्रकार मुझसे व्यवहार कर रहे हैं। जीवधन ने भगलू की जेब से जबरदस्ती कुछ निकाला। उन्होंने देखा कि उसकी जेब से 50 रुपये निकले हैं। पहले के जमाने में 50 रुपये की कीमत बहुत अधिक होती थी। उस समय 50 रुपये की कीमत आज के मुकाबले 10 गुना अधिक थी। जीवधन बोले, बेटा, ये पैसा किसने तुम्हें दिया है? इतनी बड़ी रकम तुम कहाँ से लाए हो? मैंने तो तुम्हें पैसे दिए ही नहीं है, फिर ये पैसे कहाँ से आए? भगलू बोला, पिताजी, आपको पता नहीं है क्या? मैं एक व्यापार करता हूँ जिसमें मेरे कुछ दोस्त भी हैं। मैं ये पैसा मेहनत से कमा कर लाया हूँ। आप इस प्रकार मुझ पर शक मत करें। जीवधन बोले, अरे बेटा, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा लूट खसोट का काम है और ये काम तुम अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर करते हो? आज मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो अच्छे संस्कार के साथ रहना पड़ेगा। इस प्रकार चोरी कसौटी करने से तुम मेरा सिर मिट्टी में डुबो रहे हो। जीवधन अपनी पत्नी से बोले, अरे भाग्यवान, सुनती हो? अब तुम ही एक हो जो अपने नालायक बेटे को समझा सकती हो। मैं सरपंच को बकरी देकर आता हूँ। जीवधन वहां से चले गए। मालती देवी बोली, बेटा भगलू, अब तू बड़ा हो गया है, अब तुझे हमारे साथ कल से खेत में काम करने जाना पड़ेगा, वरना मैं कल से तुम्हें एक वक्त का भोजन भी नहीं दूंगी। अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो हमारे साथ खेत में काम करना पड़ेगा। भगलू बोला, माँ, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम भी पिताजी की खास चमची बन गई हो? मैं तुम दोनों की आंखों में अब खटकने लगा हूं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल से जरूर चलूंगा तुम्हारे खेत का सफाया करने। मालती देवी बोली, क्या बकता है मूर्ख, खेत का सफाया करेगा तो? भगलू बोला, अरे माँ, तुम समझी नहीं। मैं अंग्रेजी में बोला, मेरा कहने का मतलब था कि मैं खेत में जमकर मेहनत करूंगा। तुम अनपढ़ हो, इसीलिए मेरी बात नहीं समझी। मालती बोली, अच्छा चल, अब मुझे मत सिखा, मैंने ही तुझे पैदा किया है। खाना खा ले और आराम से सो जा, कल से तुझे खेत में मेहनत करनी है। उधर जीवधन नई बकरी खरीदकर सरपंच के दरवाजे पर पहुंचे। सरपंच साहब उस वक्त अपने दरवाजे पर ही बैठे थे। जीवधन बोले, भैया, पंचो खर सरपंच, मैं आपकी बकरी के बदले एक नई बकरी लेकर आ गया हूं। भैया, माफ कीजिएगा, लेकिन वह बकरी नहीं मिली। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसका पता नहीं चला। सरपंच बोले, क्या बात करते हो, बकरी ही नहीं मिली? अरे जीवधन भाई, तुम्हें पता है वह बकरी मेरे लिए सोने की बकरी थी। तुम भले आदमी हो, इसीलिए मैं चुप हो, नहीं तो मामला किसी और का होता तो अब तक इलाके में सनसनी मच गई होती। जीवधन सरपंच की खरी खोटी सुनकर वहां से चले आए। अगले दिन भगलू अपने माता पिता के साथ खेत में काम करने चला गया। पूरे दिन जीवधन और उनकी पत्नी खेत में जमकर काम करते रहे, लेकिन भगलू से खेत में काम नहीं हो पा रहा था। वह इधर उधर बैठकर अपना पूरा दिन खेत में ही गवा देता था। अब भगलू रोज खेत पर जाता, लेकिन उसका चंचल मन खेत में कभी नहीं लगता था। माता पिता उससे एक शब्द भी नहीं बोलते थे और ना ही उससे कोई शिकायत करते थे। वे सोचते थे, चलो जैसा भी है, काम करे या ना करे, कम से कम गांव में घूमना तो छोड़ दिया। इसके गांव घूमने से हमें न जाने कितने लोगों से अपमान सहना पड़ता था, उसे तो बच गए। धीरे धीरे समय का चक्र अपनी गति से चलता गया। भगलू की उम्र 20 साल हो गई, लेकिन उसका चंचल मन नहीं बदला। बदलाव हुआ था तो सिर्फ उसके स्वभाव में। वह एक बहुत बड़ा ठग बन गया था और साथ ही बहुत शातिर भी हो गया था। वह आए दिन गांव में किसी न किसी को बहुत ही आसानी से ठग लेता था, लेकिन जब लोगों को आभास होता कि वे भगलू के द्वारा ठगे जा चुके हैं, तब तक बहुत देर हो जाती थी। वे शर्म के मारे गांव में किसी से कुछ नहीं कहते थे। एक दिन मालती देवी अपने पति जीवधन से बोली, आपसे एक जरूरी बात करनी है। जीवधन बोले, जी श्रीमती जी, बोली, क्या बात हो गई है? पत्नी बोली, बात कुछ नहीं हुई है। दरअसल आपको पता ही होगा
कि हमारा पुत्र भगलू अब जवान हो चुका है। उसकी आयु 20 वर्ष हो गई है। आप उसका घर बसा दीजिए। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर भी एक बहू आए और मैं बहू के सुख का आनंद ले सकूं। जीवधन बोले, अरे भाग्यवान, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे गधे बेटे का अब विवाह करा दिया जाए? लेकिन उस नालायक को कौन अपनी बेटी देगा? पत्नी बोली, देखिए जी, आप कैसे बोल रहे हैं? अरे मेरा भगलू हीरा है, हीरा। उसके जैसा लड़का दिबरी लेकर पूरे गांव में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जीवधन बोले, ठीक ही कहती हो भाग्यवान, भला वैसा आदमी कहाँ मिलेगा इस पूरे गांव में? भगवान ना करे कि उसके जैसा धूर्त बुद्धि का लड़का इस गांव में मिले। पत्नी बोली, जबान संभाल कर बोलिए। आप इस प्रकार मेरे बेटे को बुरा भला मत कहिए, नहीं तो मैं आपका भोजन बंद कर दूंगी। चुपचाप आप किसी बिचौलिए से कल ही जाकर मिल लो और मेरे बेटे की शादी की बात कल से ही शुरू कर दो। जीवधन को समझ आ गया कि अगर वे अपनी पत्नी के खिलाफ और बोले तो वह सच में भोजन बंद कर देगी। भला पत्नी से आज तक कोई इंसान बहस में जीत पाया है? जीवधन बोले, ठीक है भाग्यवान, मैं कल ही किसी बिचौलिए से भगलू की शादी की बात करने के लिए जाऊंगा। तुम इतना नाराज क्यों होती हो? अब जल्दी से भोजन परोसो। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दंगल मचा रहे हैं। मालती ने प्रेम पूर्वक अपने पति को भोजन परोसा। अगले दिन जीवधन अपने घर से चल पड़े। उनके पड़ोस के गांव में एक शादी विवाह कराने वाला बिचौलिया रहता था। उसका नाम था सोनू दलदल। जीवधन उसकी खोज करते हुए उसके घर पर पहुंच गए। जीवधन ने दरवाजे से आवाज लगाई, अरे भैया दलदल, घर पर हो क्या? जरा बाहर आना। अंदर से सोनू दलदल आया। सोनू बोला, स्वागत है आपका हमारे दलदल में। बताइए किस मकसद से चले हैं हमारे दलदल में फंसने? जीवधन बोले, अपने बेटे की शादी की बात चलाने आया हूं। सोनू बोला, हो जाएगा शादी, मैं कल ही तिलक लेकर आऊंगा। आप निश्चिंत होकर घर जाइए और बाजार से अच्छी अच्छी मिठाई लेते जाइए। कल बहुत बड़े दल को लेकर आऊंगा। जीवधन अपने घर चले गए। अगले दिन सोनू तिलक के साथ जीवधन के घर पहुंचा। जीवधन ने तिलक वालों का खूब आवभगत किया और तरह तरह की मिठाइयां खिलाई। अब बारी थी लड़का देखने की। जीवधन ने अपने बेटे भगलू को अंदर से बुलाया। भगलू जैसे ही बाहर आया, लड़की के पिता बोले, अरे भाई भगलू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज धंधे पर नहीं गए क्या? सोनू बोला, अरे महोदय, आप लड़के से इस प्रकार कैसे बात कर रहे हैं? अरे आप इसी लड़के को देखने आए हैं? लड़की का बाप बोला, क्या हम इसे देखने आए हैं? अरे माना कि मेरी बेटी गांव के 2 लड़कों के साथ भाग चुकी है, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है कि मैं एक ठग के साथ उसका विवाह कर दूं। तू तो मेरी बेटी को आग में झोंकने चला आया था। भागो यहां से भैया, जल्दी। तिलक वाले वहां से भाग खड़े हुए। वही जीवधन हैरान होने की जगह किनारे खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। जीवधन बोले, देख लो बेटा, जो तुमने बोया है अब वो काटने का समय आ गया। मैं बार बार तुम्हें समझाता था कि गलत काम का गलत नतीजा होता है, लेकिन तुम तो अलग ही नशे में मस्त थे। भगलू बोला, अरे पिताजी, अच्छा हुआ ये खुद भाग गए, वरना मैं इन्हें मार के भगाता। भला जिसकी बेटी 2 बार घर छोड़कर भाग चुकी है, वो मेरी पत्नी कैसे बन सकती है? भगलू की माँ बोली, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अच्छा हुआ वो खुद भाग गया, वरना मैं करी खाई हांडी से उसका सिर फोड़ देती। बड़ा आया मेरे भोले बेटे को अपनी बच्चलन बेटी देने। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा। कई तिलक आए और गए, लेकिन लगभग सभी लोग भगलू की ठगी के शिकार ही निकलते थे। वे मिठाई खाकर वहां से चंपत हो जाते थे। जीवधन और उनकी पत्नी अब काफी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें खेत में काम करने जाना पड़ता था। भगलू घर का एक भी काम नहीं करता था। वह दिन भर कुछ न कुछ खुराफात करने की फिराक में लगा रहता था। एक दिन अचानक जीवधन और उनकी पत्नी दुनिया छोड़कर चल बसे। जाते जाते उनका एक अरमान बाकी रह गया। वे अपने बेटे का विवाह नहीं करा पाए। अपने माता पिता का वियोग भगलू के सिर पर कुछ दिन तक छाया रहा, लेकिन धीरे धीरे वह अब सामान्य हो गया। वह अपने गांव में अब बहुत ही शराफत से रहता था और सभी से अपना व्यवहार बहुत बेहतर कर लिया था। उसे गांव वाले बहुत सीधा साधा समझते थे। अपने गांव में सभी से बहुत अच्छे से पेश आता था। वह अक्सर अपने घर से निकलता तो महीनों बाद फिर घर आता था। उतने दिनों में वह कहीं न कहीं किसी न किसी को ठगी का शिकार बना लेता था। जब वह अपने गांव आता तो बहुत सज धज कर आता।
नए नए कपड़े पहनकर आता और बहुत सारा धन लेकर वापस आता था। घर में अकेला रहता था क्योंकि उसके माता पिता पहले ही गुजर चुके थे। अन्य कोई भाई बहन थे, नहीं तो अकेले ही घर में रहता था। अब महीनों में एक आध दिन ही घर रहता था, तो उससे मिलने कोई रिश्तेदार वगैरह भी कभी नहीं आते थे। उसका विवाह नहीं हुआ था, तो घर में पत्नी भी नहीं थी। वह अभी बिल्कुल नौजवान था और रूप रंग का सुंदर था। उसका पहनावा देखकर युवतियां मोहित हो जाती थी, लेकिन वह अपने आसपास की युवतियों से बचकर रहता था। एक बार वह ठगी के लिए घर से निकला। कई दिन तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे ठगी लायक कोई जगह नहीं मिली। कोई आदमी नहीं मिला जिसे वह ठग सके। वह एक गांव से गुजर रहा था। अब रात होने को आई थी और दूसरा गांव काफी दूर था, तो अब उस गांव में ही ठहरना उसकी मजबूरी थी। लेकिन अनजान जगह पर अनजान आदमी को कौन अपने घर में ठहराए। वह गांव के एक आदमी से बोला, भाई मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे आगे बहुत दूर जाना है, लेकिन इसी गांव में शाम हो गई है। मैं इस गांव में ठहरना चाहता हूँ, क्या किसी के पास ठहरने का स्थान मिलेगा? तब गांव के उस आदमी ने बताया कि गांव से बाहर एक पुराना मंदिर है, तुम उसके बरामदे में ठहर सकते हो। कोई भी आते जाते मुसाफिर वहीं ठहरते हैं। अगर खाने पीने का कोई सामान तुम्हारे पास नहीं है तो किसी के घर से मांग सकते हो, 2 रोटी कोई भी दे देगा। पुराने जमाने में गांवों से बाहर जरूर कोई ना कोई मंदिर बना होता था, जहां राहगीर या कोई आगंतुक रात को ठहर जाते थे। पहले यात्रा लोग पैदल ही करते थे। किसी किसी गांव में गांव से बाहर किसी बड़े पेड़ के नीचे चबूतरा बना होता था। लोग बनाकर रखते थे कि किसी आगंतुक को रात में सोने का स्थान मिल जाए। भगलू कभी मांग कर नहीं खाया था। अब किससे कहिए भाई मुझे रोटी दे दो, वह सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करता आया था। तो वह आगे मंदिर पर जाने के लिए बढ़ने लगा। उधर एक बुढ़िया रहती थी। उसकी बेटी माँ से मिलने के लिए ससुराल से आई हुई थी। उसका बेटा उसे नानी के पास छोड़ गया था। उस लड़की का ससुराल काफी दूर था। अकेली वह वहां जा नहीं सकती थी, क्योंकि रास्ता 2 दिन का हो जाता था। रास्ते में रात हो जाती थी तो अकेली स्त्री किस तरह बीच रास्ते में रात होने पर रुके, इसलिए किसी पुरुष का साथ जरूरी था। अभी उसके बेटे के वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी। खेतीबाड़ी का मौसम था, तो अब उसका बेटा 1 महीने बाद ही आने वाला था। उधर जब बुढ़िया ने देखा कि एक नौजवान लड़का जा रहा है, तो शायद उधर ही इसको जाना है जिधर बेटी की ससुराल है। तो वह भगलू को रोकते हुए बोली, रुको बेटा, तुम कहाँ के हो और कहाँ जा रहे हो? भगलू बोला, माँ मैं अनजान मुसाफिर हूँ, रात हो गई है, अब ठहरने का स्थान ढूंढ रहा हूँ। सुबह होते ही अपने गंतव्य के लिए निकल जाऊंगा। चूंकि भगलू एक ठग था, तो उसकी आदत थी कि वह अपना नाम पता सही नहीं बताता था। बुढ़िया बोली, बेटा तुम्हें अब ठहरने का स्थान ढूंढने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भोजन भी किसी से नहीं मांगना है। तुम आज की रात मेरे घर ठहरो, सुबह उठकर चले जाना, लेकिन जाते वक्त मेरा एक छोटा सा काम कर देना। मेरी बेटी ससुराल से आई हुई है, वह रामगढ़ की है। रामगढ़ शहर जाने वाले मार्ग में ही पड़ता है। तुम उसे अपने साथ लेते जाना। अकेली स्त्री है, रात में कहीं ठहरना हुआ तो कैसे रुकेगी, लेकिन तुम जैसा भाई उसे मिल जाएगा तो कहीं भी ठहर जाएगी। तुम उसे उसके घर तक छोड़ देना। भगलू ने देखा कि बुढ़िया की बेटी कोई नौजवान नहीं बल्कि अधेड़ स्त्री है, नाती पोते वाली है। उसे साथ ले जाने में कोई परेशानी नहीं थी। वह बुढ़िया से बोला, हाँ माई, बस इतनी सी बात है, मैं तैयार हूँ, अपनी बड़ी बहन को साथ ले जाऊंगा। अरे कौन उसे कंधे पर उठाकर ले जाना है जो मुझे परेशानी होगी? वो भी अपने पैर से चलकर जाएगी, मैं भी अपने पैर से जाऊंगा। साथ में हम 2 रहेंगे तो बातें करते हुए हमें रास्ते का पता ही नहीं चलेगा कि रास्ता कब कट गया। भगलू बुढ़िया के घर ही ठहर गया। बुढ़िया ने खूब अच्छा पकवान बनाकर खिलाया और बेटी और भगलू के लिए रास्ते का भोजन भी बना दिया। सुबह भोर में ही दोनों को जगाकर विदा किया। दोनों चल पड़े। दोनों बातें करते हुए चले जा रहे थे। सचमुच उन्हें बातें करते हुए चलने से यह पता नहीं चल पाया कि कब दोपहर हो गया। दोनों ने एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन किया, फिर आगे बढ़ चले। उस स्त्री को भी भगलू सचमुच अपने भाई की तरह लग रहा था। दोनों तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। स्त्री को पता था कि अगर हम धीरे चले तो आने वाले जंगल में रात होने लगेगी, तब वहां ठहरने लायक कोई स्थान नहीं मिलेगा।
लेकिन इंसान के सोचे काम कई बार पूरे नहीं होते। होता वही है जो भगवान ने लिख रखा होता है। जहां जिसका दाना पानी जहां लिखा होता है, वहां आदमी ना चाहते हुए उस स्थान पर पहुंच जाता है। दोनों अभी जंगल में प्रवेश ही किए थे कि जोर की आंधी चलने लगी। देखते देखते आसमान में घनघोर काली घटा छा गई और बारिश होने लगी। दोनों अब बहुत मुश्किल से एक पेड़ के नीचे शरण ली। उन्हें यह भी डर था कि कहीं आंधी के जोर से यह पेड़ टूटकर गिर ना पड़े, लेकिन उनके पास अन्य कोई उपाय भी तो नहीं था। पूरे 2-3 घंटे तक बारिश होती रही। जब हवा और पानी का जोर थमा, तब तक तो शाम हो चुकी थी। वहां से आगे वाला गांव काफी दूर था। किसी भी कीमत पर आगे के गांव में पहुंचा नहीं जा सकता था। तो दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनका मकसद कोई सुरक्षित स्थान ढूंढकर ठहरना था। उनके पास खाने पीने का सामान पहले से उपलब्ध था। स्त्री कई बार उस रास्ते से गई थी तो देखा था कि कहीं पर एक पुराना मंदिर भी था, जो कहीं आसपास ही होना चाहिए। आज की रात हम मंदिर में ही शरण ले लेते हैं। वैसे है तो जंगल के बीच में, स्त्री के लिए खतरे से खाली नहीं है, फिर भी कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। हमारे साथ यह भाई है तो डर किस बात की, हम रात भर जागकर बता लेंगे। आगे बढ़ने पर वह पुराना मंदिर मिल गया। स्त्री बोली, भाई, आज की रात हम यहीं ठहर जाते हैं। हम चाहकर भी आगे नहीं जा सकते। दोनों मंदिर में जाने के लिए बढ़े तो स्त्री को उस मंदिर में किसी के पहले से होने का आभास हुआ, तो वह घूंघट कर ली। पुराने जमाने की स्त्रियां किसी ठहरने वाले स्थान पर किसी गैर पुरुष को अपना चेहरा नहीं दिखाती थी, वे घूंघट कर लेती थी। अब घूंघट में यह समझ पाना मुश्किल होता था कि स्त्री रूपवती है या कुरूप है, गोरी है या काली है, जवान है या अधेड़ है। कोई पारखी ही समझ पाता था। साधारण की बस की बात नहीं थी। तो स्त्रियां अपनी सुरक्षा के लिए घूंघट कर लेती थी। तो उस स्त्री ने घूंघट कर लिया और भगलू के साथ मंदिर में चली गई। मंदिर में संयोग से पहले से एक भाई बहन आंधी तूफान में फंस गए थे। अब उन्होंने निर्णय कर लिया था कि आज की रात हम मंदिर में ही बिताएंगे। भाई अपनी बहन को उसकी मौसी के घर छोड़ने जा रहा था। भाई बहन दोनों जवान थे। बहन की शादी नहीं हुई थी तो भाई भी अभी कुंवारा ही था। वह सोच रहा था कि पहले बहन की शादी कर लूं, तब अपने विषय में सोचूं। हालांकि वह बहुत गरीब था। उसे गांव में उतना काम नहीं मिल पाता था कि पैसा बचा सके, और बिना पैसे के बहन की शादी संभव नहीं थी। तो सोचकर चला था कि बहन को अपनी मौसी के घर छोड़ दूंगा और शहर में काम करने चला जाऊंगा। फिर जब कभी लौटूंगा तो बहन को साथ अपने घर लेते आऊंगा। गांव में भाई बहन 2 ही थे। वह अपनी बहन को अकेली घर पर छोड़कर जा नहीं सकता था, तो ऐसा प्रोग्राम बना लिया था। लेकिन संयोग से जंगल के बीच में फंस गया था। वह अपनी बहन के साथ मंदिर में असुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन उसे एक और भाई बहन के मंदिर में पहुंच जाने से जान में जान आई। वह बहुत खुश हुआ कि अब हम 4 जने हैं, अब कोई खतरा नहीं है। वह भगलू से पूछा, भाई कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तब भगलू बोला, मैं बहन के साथ शहर जा रहा हूं। और तुम कौन हो? तो वह आदमी बोला, मैं भी बहन के साथ शहर की तरफ ही जा रहा हूं, लेकिन मेरा प्रोग्राम थोड़ा अलग है। मुझे पहले बहन को मौसी के घर छोड़ना है, फिर आगे जाना है। बगलू बोला, चलो ठीक है, हम दोनों का प्रोग्राम सेम है। चलो पहले हम भोजन कर लेते हैं। वह आदमी बोला, आप लोग भोजन करो, हमने तो रास्ते के लिए खाना लिया ही नहीं है। बगलू बोला, अरे नहीं लिए हो तो क्या हुआ, हम तो खाना लिए हैं, उसी में मिल बांट कर खा लेंगे। चारों ने खाना खा लिया। तब भगलू बोला, भाई हमारे साथ हमारी अपनी बहनें हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। हम दोनों को मंदिर में सोने देते हैं, क्योंकि मंदिर में 2 आदमी के सोने से ज्यादा जगह नहीं है। तो स्त्रियां मंदिर में सो रही होंगी और हम दोनों बाहर बैठकर पहरेदारी करेंगे। वह आदमी बोला, हाँ हम ऐसा ही करेंगे। स्त्रियों को भी विश्वास हो गया कि अब हम सुरक्षित हैं। हमारे भाई हमारी खुद जाग कर पहरेदारी कर रहे हैं। तो दोनों निश्चिंत होकर सो गईं। दिन भर की थकी हुई थी तो उन्हें गहरी नींद आ गई। इधर दोनों आपस में बातें करने लगे। वह आदमी भगलू से बोला, भाई गांवों में किसी तरह गुजारा हो पाता है। आदमी उतना कभी नहीं बचा पाता कि अपनी शादी कर सके, बहन की शादी कर सके। मुझे अपनी तो कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जवान बहन को घर में तो नहीं रख सकते।
तो मजबूरी में शहर जाना पड़ रहा है। आगे के गांव में मेरी मौसी रहती है, वहीं बहन को छोड़कर शहर चला जाऊंगा। वहीं कोई काम धंधा ढूंढकर काम करूंगा। फिर जब पास में पैसा हो जाएगा तो लौटते वक्त बहन को गांव ले जाऊंगा और फिर इसका विवाह कर दूंगा। भगलू हंसा और बोला, भाई, तुम प्रोग्राम तो उस तरह बना रहे हो जैसे कोई सपना देखता है कि मैंने अंडा खरीदा, अंडे से मुर्गी निकली, मुर्गी से फिर अंडे दिए और उन हजारों अंडों को बेचकर भैंस खरीद ली। अरे ज्यादा दिमाग दौड़ाने की क्या जरूरत है। मैं शहर में राज दरबार में राजा का खास नौकर हूँ। संयोग है कि अभी कुंवारा हो। तुम चाहो तो अपनी बहन को मुझे सौंप सकते हो, और मेरी भी यह बहन है, इसका विवाह मुझे तुरंत ही करना है। तो तुम शहर जाओ, राजा की नौकरी करो या फिर बहन के लिए लड़का ढूंढो। मुझे लगता है मेरी बहन के लिए तुमसे अच्छा कोई दूसरा लड़का मिल ही नहीं सकता। हम एक दूसरे की बहन को अदला बदली करके अपनी पत्नी बना लेते हैं। अगर तुम्हें मेरी सलाह मंजूर है तो हम अभी आज ही विवाह कर लेते हैं। वह आदमी बोला, बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? शादी विवाह के नियम है। भगलू बोला, तुम भी क्या नियम के चक्कर में पड़ गए? अरे ना, तो अभी तुम्हारे पास अपनी बहन के विवाह के लिए पैसे हैं, ना मेरे पास। लेकिन हम सहमत तो हैं, और जब हम सहमत हैं तो फिर पंडे पुजारियों को धन क्या लुटाना। हम अभी एक दूसरे की बहन को साथ लेकर घर चले जाएंगे। जब कभी पैसा होगा तो हम शादी की रस्म भी पूरी कर लेंगे। अब जरा दिमाग से सोचो, जवान बहन को मौसी के घर छोड़ दोगे तो वह इसे रानी बनाकर नहीं रखेगी। दिन भर काम लेगी और 2 रोटी देगी तो ताने सुनाकर कि मेरा एहसान मानो, तुझे रोटी दे रही हो। जबकि ये लड़कियां हमारी पत्नी बन जाती हैं तो सीधे हमारे घर की मालकिन बन जाएंगी। ये रानी की तरह राज करेंगी। वह आदमी बोला, भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बताओ अभी हमें क्या करना चाहिए? भगलू बोला, देखो, जब यहाँ दोनों बहनों के सामने जगाकर कुछ कहेंगे तो वे शर्मा जाएंगी। हम अकेले अकेले में जगाकर अपनी बहनों को शादी के लिए तैयार कर लेते हैं। तुम अपनी बहन को धीरे से जगाकर बाहर थोड़ी दूर पर ले जाकर उसे समझा बुझाकर विवाह के लिए तैयार करो। हम मंदिर में सोई बहन को विवाह के लिए तैयार करते हैं। वह आदमी धीरे से अपनी बहन को जगाया और पास के पेड़ के नीचे ले गया। उसने समझाया कि देखो, तुम्हारे विवाह के लिए मैंने इस लड़के को तैयार कर लिया है। बहुत भला लड़का है, राजा के दरबार में नौकर है, तुम्हें रानी की तरह रखेगा। लड़की बोली, तुम मेरे भाई हो, जैसा उचित समझो करो। मुझे अभी बोलोगे तो अभी उसके साथ चली जाऊंगी। फैसला तुम्हें करना है। वह अपनी बहन के साथ लौट आया। इधर भगलू ने उस स्त्री के पास बैठकर बात करने का नाटक किया और उठकर उस आदमी के पास आ गया। बोला, तुम्हारी बहन से क्या बात हुई? तो वह बताया, मेरी बहन तैयार है, तुम जब चाहो वह साथ जाने को तैयार है। अब तुम बताओ, तुम्हारी बहन क्या कह रही है? तब भगलू बोला, मेरी भी बहन विवाह को तैयार है, वह साथ जाने को तैयार है, लेकिन वह अभी नहीं जाएगी, सुबह होने के बाद ही जाएगी। बोल रही है जब सुबह हो जाए तब उसका पति उसे जगा देगा तो वह उसके साथ चली जाएगी। मैं तो तुम्हारी बहन को भोर में ही लेकर चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या करिएगा, बिना विवाह की लड़की बिना लगाम की घोड़ी की तरह होती है। जब तक चाहे सोई रहती है, जब तक चाहे जागती रहती है, लेकिन विवाह के बाद उसकी सुधर जाती है, पति के इशारों पर चलने लगती है। वह आदमी बोला, भाई, तू मेरी गाय जैसी बहन को ले जा, मैं तुम्हारी बिगड़ैल घोड़ी जैसी बहन को संभाल लूंगा। वह जल्द ही एक अच्छी पत्नी बन जाएगी। तुम सुबह में जब मुर्गा बोलेगा तभी मेरी बहन को लेकर चले जाना। मैं उसके सुबह तक जागने का इंतजार करूंगा, उसके बाद उसे लेकर घर लौट जाऊंगा। तुम्हें तो तुम्हारी नौकरी है, समय से जाना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे तो घर ही जाना है। देर से भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं। उसकी बहन उस स्त्री के पास फिर से जाकर सो गई। भगलू ने सोचा, मैं अब भोर होने का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे आधी रात में ही इसकी बहन को लेकर भागना पड़ेगा, वरना सुबह में कहीं मेरी कथित बहन जग गई तो सारा गुड़गोबर हो जाएगा। वह चुपके से मंदिर के पीछे लघु शंका के बहाने गया और बोला, कुकड़ों को, कुकड़ों को, कुकड़ों को। इतना बोलकर वह उस आदमी के पास आया और बोला, भाई, तुमने मुर्गे की बात सुनी? वो बोला, जरूर सुना। देखो ना, भोर हो गई और हमें बातें करते हुए पता भी नहीं चला। मैं बहन को जगा देता हूँ तो उसके साथ जल्दी से शहर चले जाओ। हाँ देखो, मेरी बहन को ठीक से रखना,
इसे कोई तकलीफ मत होने देना। भगलू बोला, अरे तेरी बहन आज से मेरी आंख की पुतली बन चुकी है, इसे फूल से भी सुरक्षित रखूंगा, लेकिन तुम भी मेरी बहन का ख्याल रखना। वैसे वह अपना ख्याल खुद रखती है, फिर भी तुम अब उसका पति बनने जा रहे हो, तो पति का धर्म तो निभाना ही पड़ेगा। भगलू उसकी बहन को लेकर तेजी के साथ चल पड़ा। वह आधी रात में ही चल दिया था। अंधी अनजाने रास्ते से बहुत तेज चलते चलते वह सुबह होने तक अपने घर आ गया था। उधर जब सुबह हुई तो स्त्री ने अंगड़ाई ली और उठ बैठी। पास में वह आदमी बैठा हुआ था। जब स्त्री हाथ ऊपर करके अंगड़ाई ले रही थी, तब उसके चेहरे से घूंघट हट गया था। वह आदमी स्त्री का चेहरा देखकर ठगा सा रह गया कि यह स्त्री तो अधेड़ है। भगवान झूठ न बुलवाए, 50 साल की उम्र की है। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो इसी की उम्र की होती। वह आदमी मुझे धोखा दे गया। वह आदमी स्त्री के सामने रोने लगा कि मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। तुम्हारा भाई मुझे लूट गया, मेरी बहन को लेकर भाग गया। स्त्री बोली, मेरा भाई? मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। तो फिर तुम्हारी बहन को लेकर भागेगा कैसे? और तुम तो अपनी बहन की पहरेदारी कर रहे थे, फिर तुम्हारे सामने से तुम्हारी बहन चली कैसे गई? यदि तुम उस युवक की बात कर रहे हो तो वो मुझे रास्ते में ही मिला था। जैसे रास्ते में तुम मिले हो वैसे वह भी भाई था। अब साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? तब उसने सारी कहानी सुना दी। स्त्री हंसी और बोली, तुम्हें इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए थी। उस लड़के की नीयत यदि सिर्फ शादी की है तो ठीक है, तुम्हारे लिए खुशी की बात है, लेकिन उसकी नीयत गलत है तो तुम्हारी बहन बहुत बुरी फंस जाएगी। तुम अब यहाँ बैठकर समय बर्बाद मत करो, जाकर पता लगाओ। मुझे भी अपने बेटे बहू के पास जल्दी से लौट जाना है। स्त्री वहां से उठकर अपने ससुराल रामगढ़ के लिए चल दी। वह आदमी ठगा सा मंदिर में बैठकर देखता रह गया। इधर भगलू स्त्री को लेकर घर आ गया था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसे हर सुख सुविधा मिल गई थी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि इस आदमी ने मेरे भाई को बताया था कि मैं राजा के दरबार में नौकर हूं, लेकिन यहाँ तो कोई राज दरबार दिखता नहीं। शायद इस आदमी ने झूठ बोला था, पर कोई बात नहीं, घर तो धन दौलत से भरा पड़ा है। एक स्त्री को और चाहिए क्या? उसे अच्छा भला घर मिल जाए, पति का प्यार मिल जाए, बस यही तो उसके लिए स्वर्ग है। धीरे धीरे समय गुजरा। वह स्त्री एक बच्चे की माँ बन गई, फिर भी नहीं समझ पाई कि उसका पति वास्तव में करता क्या है। सारा दिन घर में पड़ा रहता है, 1-2 महीने तक कहीं नहीं जाता, कुछ भी नहीं करता। फिर 2-4 दिन या 1-2 हफ्ते के लिए कहीं चला जाता है, फिर आवश्यकता से अधिक धन लेकर चला आता है। वह कभी कभी ऐसा भी सामान लेकर आ जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक कान की बाली, एक पैर का पायल या कोई भी गहना आधा अधूरा। स्त्री ने सोचा, कोई भी आदमी काम के बदले पैसा देता है, आधा अधूरा गहना नहीं। अवश्य ही मेरा पति चोर है या पॉकेट मार है। हो सकता है बड़ा ठग हो। जिस प्रकार मुझे मंदिर से ले आया था, कोई ठग ही ऐसा कर सकता है, लेकिन इसे ठग भी नहीं कह सकती। यह मुझसे प्यार अपनी जान से भी ज्यादा करता है, मुझे छूकर कुछ करने नहीं देता। तो मैं उससे पूछ ही लेती हूँ कि क्या करते हो, तुम्हारा धंधा क्या है, कमाई का जरिया क्या है। वह रात में भगलू से बोली कि आपने कभी मुझे मेरे भाई के पास नहीं जाने दिया, उससे कभी मिलवाया नहीं। मैंने तो आपकी उस बहन को भी कभी यहाँ आते नहीं देखी जिससे मेरे भाई का विवाह कराया था। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा कि इतना धन दौलत होते हुए अपनी बहन के लिए मेरे गरीब भाई को ही क्यों चुना। बगलू बोला, मैं तुम्हारे भाई के पास इसलिए नहीं ले जाता कि वह तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता। उसे अपनी बहन का जरा भी ख्याल होता तो वह मिलने जरूर आया होता। मैंने उसे सारा पता बता दिया था, वह अपना नहीं बताया। बोला, बहन सब जानती है, तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तेरा भाई तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं उसके पास क्यों जाऊं? उसे जरा भी तुमसे प्यार होता तो मिलने जरूर आता। जब तक वो नहीं आता हम भी उसके पास नहीं जाएंगे। रही बात मेरे धंधे की, तो मैं सोने चांदी के कबाड़ का खरीदार हूँ। जिसके गहने में से एक जोड़ा खो जाता है तो वैसे लोग मुझे अपने आधे अधूरे गहने बेच देते हैं। मैं उसे शहर ले जाकर बेच देता हूँ। स्त्री बोली, और आपने जो राजा के यहाँ नौकर होने की बात मेरे भाई से बताई थी, वह बात? बगलू बोला, वो बात मैंने झूठ बोली थी, और वह भी सिर्फ तुम्हारे लिए। जब मैंने पहली बार तुम्हें देख लिया तो मन में ठान लिया कि तुम्हें अपनी पत्नी बनाना है, और झूठ बोलकर ही सही पत्नी बना लिया।
क्या तुम्हें मेरे घर में कोई तकलीफ है? स्त्री बोली, नहीं, आपके घर में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक भय बना रहता है कि कहीं आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। भगलू बोला, तुम भी क्या क्या सोच लेती हो, तुम्हें कभी कोई बुरी बात नहीं सोचनी चाहिए। तुम मेरी तरफ से निश्चिंत होकर सुखी जीवन जियो, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता। स्त्री को लगा कि मैं झूठी शंका कर रही थी। मेरा पति तो एकदम धर्मात्मा है। धीरे धीरे समय ने करवट बदली। भगलू का बेटा चमन अब 16 साल का हो चुका था। भगलू एक दिन पत्नी से छुपकर अपने बेटे को समझा रहा था कि हाथ की सफाई कैसे दिखाते हैं। यही एक धंधा है जिसमें कभी कोई पूंजी नहीं लगती। मुझे देख लो, 22 साल से हाथ की सफाई दिखा रहा हो, लेकिन आज तक तुम्हारी माँ को भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करता हूँ। तुम भी मेरे साथ चलकर कुछ मेरे गुण सीख लो। स्त्री छुपकर दोनों की बात सुन रही थी। उसे समझ में आ चुका था कि उसका पति ठग है। उसकी शंका जो मन में थी वह गलत नहीं थी। इस ठग ने मेरे भाई से कभी मुझे मिलने नहीं दिया। यह तो मैं पता लगा चुकी हूँ कि इसकी कोई बहन नहीं है, यह जन्म से अकेला है। फिर यह किस अपनी बहन से मेरे भाई का विवाह कराया? इसकी कथित बहन भी एक ठगनी रही होगी। वह दोनों की बात सुनने के बाद चुप नहीं रह सकी। बोली, धूर्त, छलिया, ठग, तुमने मेरे साथ अब तक जो किया वह किया, अब बेटे को बिगाड़ रहे हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? अपने तो ठगी करते रहे, अब बेटे को ठग बनाओगे? भगलू बोला, इतने दिन उसी धन पर ऐश कर रही थी, पाँव कभी कीचड़ में नहीं सने। एक दिन भी तुम्हें गंदी या फटी साड़ी नहीं पहननी पड़ी। गहने पहनकर इस तरह चमकती हो जैसे 16 साल की बिटिया हो, और अब वही कमाई बुरी लगने लगी है। अरे तुम मूर्ख हो, तुम्हें समझ नहीं? इस दुनिया का नियम है कि मूर्ख लोग धन कमाते हैं और चालाक उसे खाते हैं। मूर्ख महल बनाता है, समझदार उसमें रहता है। अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें हर कोई ठगी करता नजर आएगा। पिता पुत्र को ठग रहा है, पुत्र पिता को ठग रहा है, पत्नी पति को ठग रही है, पति पत्नी को ठग रहा है। लेकिन जब उसे सही दृष्टि से देखोगी तो समझ में आ जाएगा कि कोई किसी को नहीं ठग रहा, सब अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तुम्हारी नजर से तो पेड़ से फल तोड़ना भी ठगी में आएगा, गाय भैंस से दूध निकालना भी ठगी में आएगा। स्त्री बोली, तुम बकवास बंद करो और बताओ कि मेरे भाई से जो विवाह कराया था वह तुम्हारी कैसी बहन थी, जबकि मैं पता कर चुकी हूँ कि तुम्हारी तो कोई बहन ही नहीं थी। भगलू बोला, जब तुम सब कुछ मेरे विषय में जान चुकी हो तो उस राज को भी तुमसे क्या छुपाना। वह स्त्री मेरी कोई बहन नहीं थी, मुझे रास्ते में मिली थी। वह एक शादीशुदा और अधीर औरत थी। मैंने कुछ देर के लिए उसे बहन बना लिया था। उस वक्त मैंने उस स्त्री के साथ कोई छल नहीं किया था, सिर्फ मोहरा बनाया था। उसे भी पता नहीं था कि तुम्हारे भाई के साथ उसका विवाह का सौदा कर चुका हूँ। मैंने आधी रात में खुद मुर्गा बनकर बोला था और आधी रात में ही तुम्हें लेकर चल पड़ा था, जबकि तुम्हारे भाई के हाथ मुर्गे का अंडा लगा था। तुम समझ सकती हो, मुर्गा कभी अंडा नहीं देता। मूर्ख सिर्फ उसे मोटा ताज़ा समझकर अनुमान लगा लेते हैं कि मुर्गा बहुत बड़ा अंडा देगा। अब उस अंडे के चक्कर में तुम्हारा भाई ठगा गया तो मैं क्या करूं? स्त्री ठगपति की बात बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश होकर गिर पड़ी, और ऐसी गिरी कि फिर कभी नहीं उठी। वह मर गई। ठग ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है। उसे बहुत पछतावा होने लगा कि मैंने यह सब पत्नी से क्यों कहा। वह दिल की साफ थी, उसका मन ईमानदार था। वह ठगी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकी। भाई के साथ धोखा तो उसकी जान ले गई। ठग ने पत्नी की मौत पर बहुत विलाप किया और कसम खा ली कि अब जिंदगी में कभी ठगी नहीं करेगा। बेटे के ऊपर ठग विद्या की छाया भी नहीं पड़ने देगा। वह जिंदगी के तीसरे पहर में कुदाल उठाकर खेत में काम करने चल दिया। साथ में बेटे को भी ले लिया। उसने सोच लिया कि अब वह भोजन तभी करेगा जब मेहनत से कमाकर लाएगा, चाहे वह सूखी रोटी ही क्यों ना हो। आदमी तब तक अपने में बदलाव नहीं लाता जब तक उसे ठोकर ना लगे। ठोकर लग जाने पर तो बुरे से बुरा आदमी सुधर जाता है, और ठोकर की चोट उसे जिंदगी भर तकलीफ देती रहती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत रास्ते पर चलकर चाहे कितना भी सुख मिल जाए, अंत में वह सब कुछ छीन लेता है। सच्चाई और ईमानदारी से जिया गया जीवन ही सच्चा सुख देता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। राधे राधे।
राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो 8वीं शताब्दी के प्राचीन भारत की है। ये कहानी है साहस की, त्याग की और दैवीय शक्ति की। इसमें आपको रहस्य भी मिलेगा और रोमांच भी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य करें। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब भारत की धरती पर अनेक छोटे बड़े राज्य हुआ करते थे। उसी समय में सोहनगढ़ नाम का एक विशाल नगर था। इस नगर की सीमा में कई कस्बे बसे हुए थे और अनगिनत गांव भी थे। हर तरह के लोग यहाँ अपना जीवन यापन करते थे। सोहनगढ़ पर एक प्रतापी राजा का शासन था जिनका नाम था मुद्रक सेन। राजा मुद्रक सेन केवल शक्तिशाली ही नहीं थे बल्कि अपनी प्रजा के पालनहार भी थे। उनके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। वे अपनी प्रजा की देखभाल एक पिता की भांति करते थे। राजा की रानी का नाम था सुगमलता। रानी अत्यंत रूपवती और मनमोहक थी। राजा मुद्रक सेन हमेशा अपनी रानी के सौंदर्य पर मोहित रहते थे। राजा के पास एक विश्वास पात्र मंत्री भी था जिसका नाम था संजय लाल। मंत्री संजय लाल अत्यंत बलशाली और साहसी योद्धा था। वह राजा की हर बात को शिरोधार्य करता था और राजा के प्रति पूर्णतः वफादार रहता था। राजा भी उसे अपने परिवार के सदस्य जैसा मानते थे। एक दिन राजा मुद्रक अपने दरबार में बैठे हुए प्रजा की फरियादें सुन रहे थे। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसने राजा को प्रणाम किया और बोला कि महाराज, मैं एक अत्यंत दुखद संदेश लेकर आया हूं। राजा ने आश्चर्य से पूछा कि क्या समाचार है। सैनिक ने कहा कि महाराज, बड़े खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि सरयू नगर के राजा प्रकाश लाल, जो आपके बहनोई हैं, वे अब इस संसार में नहीं रहे। उनके राज्य से संदेश मिला है कि राजा भूकंप ने सरयू नगर पर आक्रमण कर दिया है और राजा प्रकाश लाल की हत्या कर दी है। अब केवल आपकी बहन ही शेष है और राजा भूकंप उन्हें बलपूर्वक अपनी रानी बनाना चाहता है तथा उस राज्य पर अधिकार जमाना चाहता है। ये समाचार सुनते ही राजा मुद्रक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत सेनापति को आदेश दिया कि सेना तैयार करो, हम राजा भूकंप के शरीर को कुत्तों का भोजन बना देंगे। राजा तुरंत अपनी विशाल सेना के साथ सरयू नगर की ओर कूच कर गए। जब वे सरयू नगर पहुंचे तो देखा कि दुष्ट भूकंप सिंह अपनी सेना के साथ महल के द्वार पर खड़ा है। राजा मुद्रक गरजे कि कायर भूकंप महल में प्रवेश करने से पूर्व तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तूने अपने विनाश का मार्ग स्वयं चुन लिया है। आज मैं तुझे मारकर इस धरती का बोझ हल्का कर दूंगा। भूकंप सिंह ने व्यंग्य से कहा कि अरे ससुर, मुद्रक तुम भी आ गए। बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो मैं इस राज्य पर अधिकार जमाने के पश्चात तुम्हारे सोहनगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। सुना है तुम्हारी रानी बहुत सुंदर है, उसे स्वर्ग की सैर करा देता। राजा मुद्रक ने कहा कि भूकंप तुम्हारा कोई दोष नहीं है। शायद तुम्हें यह ज्ञात नहीं होगा कि तुम्हारी माता हमारे पूर्वजों के समय में हमारे महल में नर्तकी थी। हमारे दादा ने उस पर दया करके उसे एक छोटा सा राज्य दे दिया था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी माता ही वेश्या थी तो वेश्या के पुत्र का स्वभाव भी वैसा ही होगा। जिस प्रकार तुम्हारी माता हर पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती थी, उसी प्रकार तुम भी पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाना चाहते हो। परंतु तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि ऐसे लोगों की मृत्यु कुत्तों की भांति होती है। यह सुनकर राजा भूकंप पूरी तरह से क्रोध में आग बबूला हो गया। उसने तलवार निकालकर राजा मुद्रक पर प्रहार किया, परंतु उससे पूर्व ही मंत्री संजय लाल ने अपनी तलवार से राजा भूकंप के शरीर पर ऐसा वार किया कि वह तड़पता हुआ धरती पर गिर पड़ा। उसकी सेना सब कुछ देखती रही। राजा मुद्रक ने भूकंप की सेना से कहा कि अब तुम्हें निर्णय लेना होगा। या तो तुम हमारे साथ आओ या फिर हमसे युद्ध करो। यदि हमारे साथ आओगे तो भूकंप सिंह के राज्य में सैनिक बनकर हमारे अधीन सुरक्षित रहोगे, अन्यथा विरोध करोगे तो अपने राजा की भांति सदा के लिए धरती पर लेट जाओगे। विरोधी सेना का सेनापति बोला कि महाराज, हमारा आपसे कोई वैर नहीं है, अब हम आपके अधीन हैं। राजा महल में अपनी बहन इंदु से मिलने गए। इंदु ने अपने भाई को देखते ही विलाप करना शुरू कर दिया। वह बोली कि भैया, अब मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी।
उस हत्यारे ने मेरे पति की हत्या कर दी। आखिर मेरे पति ने क्या अपराध किया था? राजा ने अपनी बहन को समझाया और कहा कि बहन, इंदु जो हो गया सो हो गया, अब उसे वापस नहीं लाया जा सकता। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने बच्चों का मुख देखो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, अपने राजकाज को संभालो। जब बेटे बड़े हो जाएंगे तो उस समय तुम उन्हें राज्य का उत्तरदायित्व सौंप देना। इंदु ने कहा कि भैया, मुझसे यह राज्य नहीं चलाया जाएगा। मैं राजा का कार्य नहीं जानती, ये सब मेरी क्षमता से बाहर है। आप स्वयं मेरे राज्य को अपने अधीन ले सकते हैं। आप ही मेरा एकमात्र सहारा हो। राजा मुद्रक ने कहा कि बहन, तू जानती है कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई पिता के समान होता है। तुम मेरी सलाह के अनुसार अपने राज्य को चलाओ। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं महीने में 5 बार से अधिक तुम्हारे महल आ जाया करूँगा। तुम निश्चिंत होकर अपनी राजगद्दी संभालो। राजा ने अपनी बहन को जीने की एक नई आशा देकर अपने राजमहल वापस लौटाए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और 2 वर्ष बीत गए। राजा मुद्रक अत्यंत चिंतित रहने लगे थे। उनके विवाह को 4 वर्ष हो चुके थे, परंतु उनके महल में एक भी संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। राजा इस बात से बहुत परेशान रहने लगे। उन्हें अपने नगर का भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस प्रकार और 2 वर्ष बीत गए, परंतु राजा को कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन रानी का धैर्य समाप्त हो गया। वह राजा से बोली कि महाराज, आप कोई प्रयास करो। इस प्रकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से हमें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। संतान प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, परंतु आप बिल्कुल शांत बैठे हैं। महाराज, यदि यही स्थिति रही तो हम बुढ़ापे में बहुत कष्ट झेलेंगे। यदि हम किसी दूसरे की संतान को गोद ले लेते हैं तो क्या भरोसा कि वह हमें बंदी बनाकर कारागार में न डलवा दे। राजा ने कहा कि महारानी, आप विचलित मत हो। संतान के लिए जो कार्य एक पति को करना चाहिए उसे मैं भली भांति निभाता हूँ। आपको अच्छे से पता होगा। इसके अतिरिक्त और क्या चाहिए? यदि आपको पता हो तो मुझे बताए, मैं अवश्य ही आपके बताए मार्ग पर चलूंगा। रानी ने कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि यदि कोई संत महात्मा पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दें तो संतान प्राप्त हो जाती है। राजा ने कहा कि महारानी, आप कैसी मजाक भरी बातें कर रही हैं। भला आशीर्वाद और मंत्र से किसी को पुत्र कैसे हो सकता है? आप अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़े, यह सब व्यर्थ की बातें हैं। रानी ने कहा कि महाराज, आपको पता नहीं है, हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम भी एक महात्मा के आशीर्वाद से ही इस संसार में जन्मे थे। महाराज, जब भगवान स्वयं महात्माओं के अधीन है तो फिर हम साधारण मनुष्य किस गिनती में आते हैं? राजा ने कहा कि महारानी, आप जो कहें मैं प्रयास करूंगा। शीघ्र ही किसी संत से मिलूंगा तथा संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगूंगा। यदि हमारी समस्या का समाधान किसी संत महात्मा के द्वारा हो जाए तो यह बहुत अच्छी बात होगी। राजा वहां से अपने शाही बाग की ओर चले गए। बाग में मंत्री संजय माली को पौधों में जल डालने की विधि समझा रहे थे। तभी राजा वहां पहुंचे। राजा ने कहा कि संजय, हमारे बाग में 2 माली की ओर आवश्यकता है। आप 2 योग्य माली हमारे नगर से चुनकर काम पर लगा दो। इससे आपका समय बचेगा और आप सदा प्रजा के बीच रह सकेंगे। मंत्री संजय ने कहा कि महाराज, मैं बाग का काम भली भांति संभाल लेता हूँ, परंतु आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं कल से 2 व्यक्ति और इस बाग की देखरेख के लिए काम पर लगा दूंगा। राजा ने कहा कि संजय, कल हमें सरयू नगर चलना है। आपको याद है कि हमने अपनी बहन से वचन दिया है कि महीने में 5 दिन उसके राजमहल में रहूंगा। मंत्री संजय ने कहा कि हाँ महाराज, मुझे स्मरण है। कल मैं समय पर उपस्थित रहूंगा। अगले दिन राजा ने अपनी रानी से कहा कि महारानी, मैं अपनी बहन के नगर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आता आप नगर का ध्यान रखना। मैं अपने साथ मंत्री संजय को ले जा रहा हूँ। रानी ने कहा कि महाराज, आप ये क्या कर रही हैं? महल में किसी विश्वास पात्र का होना अत्यंत आवश्यक है। मैं एक स्त्री हूँ। आपको पता है कि मुझसे आपका राज्य नहीं चलने वाला। आप अपने विशेष मंत्री संजय भैया को अपने साथ न ले जाकर उन्हें राज्य का दायित्व सौंप दें। इसके पश्चात चले जाए। महाराज, आपको पता है कि हमारे पड़ोसी राज्य के राजाओं की नज़र आपके नगर पर सदा रहती है। उन्हें जब पता चलेगा कि आप महल में नहीं हैं तो वे तुरंत आक्रमण करके आपके नगर पर अधिकार कर लेंगे।
मैं अबला नारी केवल देखती रह जाऊंगी। इसीलिए आप एक योद्धा पुरुष अपने महल में छोड़कर जाए। राजा को रानी की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मंत्री संजय को अपने कक्ष में बुलाया और समझाते हुए कहा कि मंत्री जी, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आप मेरे साथ नहीं जा सकते। वास्तव में मेरी रानी नहीं चाहती कि आप मेरे साथ जाएं, बल्कि आप मेरी अनुपस्थिति में इस नगर की देखरेख एक राजा की भांति करें। मुझे आप पर स्वयं से भी अधिक विश्वास है। आप नगर तथा अपनी बहन रानी का ध्यान रखेंगे। मंत्री संजय ने कहा कि महाराज, आप जो कहें मैं उसके लिए तैयार हूँ। मुझे कोई समस्या नहीं है। राजा केवल 2 सैनिकों के साथ अपनी बहन के नगर चल पड़े। वहां पहुंचकर राजा अपनी बहन से मिले। इंदु अपने भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। राजा ने कहा कि बहन, तुम्हारे नगर में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो तुरंत बताओ, मैं आ गया हो। इंदु ने कहा कि भैया, सब कुशल मंगल है। आपके बताए अनुसार मैं राज्य चला रही हूँ। पूरे नगरवासी मेरे राज्य संचालन से बहुत संतुष्ट है। राजा ने कहा कि बहुत शुभ समाचार है। अब मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ, मैं लंबे मार्ग से चलकर थक गया हूँ। इंदु ने कहा कि माफ करना भैया, मैं खुशी के कारण भूल ही गई थी। मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। इंदु ने अपने भाई मुद्रक को प्रेम पूर्वक भोजन परोसा। राजा चाव से भोजन करने लगे। तभी एक सैनिक वहां आया। सैनिक ने कहा कि महारानी की जय हो। महारानी, हमारे महल के बाहर एक विद्वान ब्राह्मण पधारे हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें महल में ले आऊं। महारानी ने कहा कि सैनिक उन्हें आदर सहित हमारे कक्ष में ले आओ। सैनिक थोड़ी देर पश्चात महात्मा को लेकर रानी के कक्ष में पहुंचा। उस समय राजा भी वहीं थे। महात्मा वहां पहुंचते ही बोले कि राजा मुद्रक, मैं आपकी खोज में ही आया हूं। मुझे आपसे ही मिलना था। राजा ने कहा कि महात्मन बोलिए, इस दीन के लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी हर सहायता करने को तैयार हूं। महात्मा ने कहा कि राजन, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। मैं यहाँ आपकी सहायता करने आया हूँ। महात्मा ने अपनी झोली से एक सेब निकाला और राजा को देते हुए कहा कि राजन, आप इस सेब को अपनी रानी को खिला देना। आपका संकट सदा के लिए दूर हो जाएगा। तथा ध्यान रहे कि आप गलती से भी इस सेब को स्वयं मत खाना। मैं अंतर्यामी हूँ। मुझे भगवान का आदेश मिला है कि मैं आपकी समस्या का समाधान करूं। राजा को लगा कि कोई बहरूपिया है। राजा ने परखने के लिए पूछा कि महाराज, आपको मेरी समस्या का ज्ञान है? यदि ज्ञान है तो मुझे बताइए। मुझे तो कोई समस्या नहीं है। महात्मा ने कहा कि मूर्ख राजा, तुम्हारा वंश समाप्त होने वाला है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कोई समस्या नहीं है। लाओ, मेरा फल वापस करो, अन्यथा मैं कुपित होकर तुम्हें श्राप दे दूंगा। और सुनो, तुम्हारी समस्या मैं बता देता हूँ। तुम्हारे विवाह को 6 वर्ष बीत गए हैं, परंतु तुम्हारे जीवन में एक भी संतान नहीं है। राजा स्तब्ध रह गए। वे तुरंत महात्मा के चरणों में गिर पड़े, परंतु महात्मा वहां से अचानक अंतर्धान हो गए। यह देखकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्हें अपनी गलती का अनुभव हो गया। राजा उस फल को लेकर अपने नगर आए और वह फल रानी को खिलाया। 9 माह पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपने नगर में मिठाई बंटवाई। धीरे धीरे राजा के 2 पुत्र तथा 1 पुत्री हुई। राजा बहुत खुश हुए। वे रानी के साथ मिलकर अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा के पुत्र जवान हो गए तथा पुत्री भी बड़ी हो गई। तभी एक दिन अचानक रानी की तबीयत बिगड़ गई। राजा ने तुरंत शाही वैद्य को बुलाया। वैद्य ने रानी का हाल देखकर कहा कि महाराज, क्षमा करें, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। राजा ने कहा कि वैद्य जी, ऐसा क्या हुआ है कि रानी नहीं बच सकती? अभी थोड़ी देर पूर्व तो बिल्कुल स्वस्थ थी। आखिर ये कैसा रोग है? वैद्य ने कहा कि महाराज, यह हैजा रोग है। इसमें मनुष्य बचता नहीं है। वह अचानक से ही प्राण त्याग देता है। अभी राजा वैद्य से बात ही कर रहे थे कि रानी ने संसार त्याग दिया। राजा बहुत दुखी हुए, परंतु अपने बच्चों का मुख देखकर किसी प्रकार स्वयं को संभाला। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ माह बीत गए। अब मैं आपको राजकुमार के पुत्र तथा पुत्री से परिचित करवा देता हूँ। बड़े राजकुमार का नाम जयमंगल था तथा छोटे राजकुमार का नाम अजित था। राजकुमारी का नाम सुमन था। राजकुमारी सुमन अपने भाइयों से छोटी थी। यद्यपि राजकुमार और राजकुमारी सभी वयस्क हो चुके थे।
राजा मुद्रक राजकुमारी का विवाह किसी योग्य राजकुमार से करना चाहते थे, जबकि राजकुमारों से कह रखा था कि वे अपने लिए रानी की व्यवस्था स्वयं करें। आसपास के राजा अपनी राजकुमारियों के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन करते रहते हैं, तो तुम दोनों राजकुमार स्वयंवर से ही अपने लिए पत्नी का प्रबंध कर लो। राजा का छोटा राजकुमार अजित बहुत सुंदर, सुशील और दयालु था, जबकि बड़ा राजकुमार जयमंगल एक दुष्ट और उदंड राजकुमार था। राजा का मंत्री संजय एक वफादार और राज्य के प्रति समर्पित मंत्री था। जयमंगल को मंत्री बिल्कुल पसंद नहीं था। जयमंगल को अपना भाई अजित भी खटकता था। उसे भय था कि राजा उसके बुद्धिबल से प्रभावित होकर कहीं राज्य का उत्तरदायित्व उसे ही न सौंप दें। जयमंगल धूर्त के साथ साथ घमंडी भी था। राजा को जब भी कभी दूसरे राज्य में जाना होता तो राज्य का दायित्व मंत्री संजय को सौंप कर जाते थे। राजा को विशेष रूप से अपनी बहन के राज्य बसंतपुर जाना होता था। राजा हर 1-2 महीने पश्चात बसंतपुर चले जाते थे और 1 माह पश्चात वापस आते थे। एक बार पड़ोस के राज्य में स्वयंवर था। राजा ने अपने दोनों राजकुमारों को भेज दिया। संयोग से वहां की राजकुमारी ने छोटे राजकुमार अजित के गले में वरमाला पहना दी। जयमंगल यह देखकर अत्यंत ईर्ष्या से जल उठा। छोटा राजकुमार पत्नी लेकर आ गया, जबकि जयमंगल अपने लिए एक दासी का भी प्रबंध नहीं कर सका। राजा को भी ज्ञात था कि अजित योग्य है और आने वाले समय का भावी राजा है। जयमंगल को हर समय क्रोध रहता था। वह किसी से भी ठीक से बात नहीं करता था, न ही किसी प्रश्न का उचित उत्तर देता था। राजा को एक दिन अपनी बहन के पास बसंतपुर जाना हुआ। वे मंत्री को राजकाज की जिम्मेदारी देकर चले गए। राज्य उस समय अकाल का प्रकोप झेल रहा था। राजा ने आदेश दिया हुआ था कि प्रजा से यदि कोई भी दरबार में सहायता के लिए आए तो उसकी समुचित सहायता की जाए। मंत्री जी, आप प्रजा का ध्यान एक पुत्र की भांति करते रहना। राजा के जाने के पश्चात जयमंगल ने बलपूर्वक राज्य की गद्दी पर अधिकार कर लिया और अपने पिता के विश्वसनीय मंत्री संजय को किनारे कर दिया। इस बात का विरोध जब छोटे राजकुमार ने किया तो उसे राज्य से बाहर निकाल देने की धमकी देकर चुप करा दिया। राजकुमार ने चुप रहने में ही भलाई समझी। जब तक पिताजी वापस नहीं आते मौन रहना ही उचित है। उधर सोहनगढ़ से 5 कोस की दूरी पर एक गांव था, रत्नपुरा, जहां सुमेर नाम का ग्वाला अपनी पत्नी और अपने पुत्र हीरामन के साथ रहता था। ग्वाला सुमेर गांव का सरपंच भी था। बहुत सीधा साधा होने के कारण गांव वासियों ने सर्वसम्मति से उसे सरपंच बना दिया था। उसके पास 2 गायों के अतिरिक्त थोड़ी बहुत खेती थी, मगर इतना था कि ग्वाला का परिवार बहुत सुखपूर्वक रह लेता था। गांव में कोई भी समस्या होती तो गांव के लोग सुमेर के पास आते और समस्या सुनाते। गंभीर समस्या होती तो सुमेर राज दरबार भी जाता। वह राजा के लिए ताज़ा मक्खन ले जाना नहीं भूलता था। राजा सुमेर के भोलेपन पर प्रसन्न रहते, उसका मक्खन दरबार में बैठकर खा जाते और सुमेर की मांग पूरी करने का आदेश मंत्री को दे देते। गांव के लोगों को सुमेर पर पूर्ण विश्वास था कि किसी भी विपत्ति में यह राजा से सहायता ले सकता है, मगर पिछले 1-2 वर्ष से राजा राजमहल में बहुत कम ही रहते थे, इसलिए सुमेर को राज दरबार के द्वार से ही लौटना पड़ जाता था। पिछले 6 माह से वर्षा नहीं होने के कारण किसानों की फसल नहीं हो पाई थी। घर में संचित अनाज धीरे धीरे समाप्त होने वाला था। आगे दूसरी फसल लगाने का भी समय निकला जा रहा था, मगर सिंचाई का कोई प्रबंध नहीं होने के कारण किसान परेशान थे। उनका हृदय बैठा जा रहा था कि अब क्या होगा, अन्न उत्पन्न नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे। सूखे का क्या भरोसा कि कितने वर्षों तक ऐसा ही बना रहे। यह समस्या केवल एक गांव की नहीं बल्कि आसपास के कई राज्यों तक थी। यह भी नहीं कि हमारे यहाँ अन्न नहीं हुआ तो हम किसी दूसरे राज्य में जाकर कोई कार्य करके अन्न ले आएंगे। फिर गांव के लोगों ने सुमेर से संपर्क किया और कहा कि भाई, तुम पुनः राज दरबार जाओ और देखो, शायद राजा आ गए हो। यदि नहीं भी आए हैं तो मंत्री से ही मिल लेना और अपनी समस्या बता देना। सुना है राजा का मंत्री भी बहुत उदार है। यदि वह राजा की भांति सहायता नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, बस थोड़ी भी सहायता करें तो हम थोड़ी में भी गुजारा कर लेंगे। इस बार जा रहे हो तो द्वार से ही मत लौट आना। चाहे जो भी राजा के सिंहासन पर बैठा हो उससे सहायता लेकर आना। सुमेर कुछ मक्खन लेकर राज दरबार के लिए चल पड़ा। वह भगवान से प्रार्थना करता जा रहा था
कि हे प्रभु, राजा से भेंट हो जाए, हम गरीबों की सहायता करो प्रभु। सुमेर जब राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने बताया कि राजा अभी वापस नहीं आए हैं। सुमेर ने कहा कि भैया तो मंत्री संजय जी से ही मिलवा दीजिए। द्वारपाल ने बताया कि इस समय मंत्री जी के अधिकार छीन लिए गए हैं। राजकुमार जयमंगल स्वयं राजा बना बैठा है। उसने आदेश दिया हुआ है कि प्रजा का कोई भी व्यक्ति राज दरबार में प्रवेश न करने पाए, अर्थात राजा की वापसी तक राज दरबार प्रजा के लिए बंद है। सुमेर ने कहा कि मुझे एक बार राजकुमार जयमंगल से ही मिलवा दो। द्वारपाल ने कहा कि कोई लाभ नहीं होगा, आपको केवल अपमान मिलेगा। सुमेर ने कहा कि मैं बार बार द्वार से लौट जा रहा हूं, अब इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। राजकुमार को सहायता देनी होगी तो दे देंगे या इनकार कर देंगे, और क्या होगा, हम लौट जाएंगे। ये आशा तो समाप्त हो जाएगी जो राज दरबार से पाल रखी है। द्वारपाल ने कहा कि जब आप मेरी बात नहीं मान रहे तो चलिए मेरे साथ आइए, मैं राजकुमार से मिलवा देता हूँ। द्वारपाल सुमेर को लेकर राज दरबार में गया। वहां प्रजा के व्यक्ति को देखकर राजकुमार जयमंगल क्रोध से भड़क गया। वह द्वारपाल से बोला कि तुम्हें मना किया था कि राज दरबार में एक गंदे लोग प्रवेश न करने पाए। तुमने इस दरिद्र को महल में लाकर सारे महल को खराब कर दिया। मुझे अब राज दरबार की सफाई करानी पड़ेगी, मारपीट करके भगाओ इस दरिद्र को। मंत्री संजय बोल पड़े कि राजकुमार, आप अत्याचार कर रहे हो। प्रजा का अधिकार है राज दरबार में आने का और अपनी बात राजा के समक्ष रखने का। अब राजा उस पर विचार करें या न करें, यह एक अलग बात है, परंतु महाराज ने आदेश दिया हुआ है कि प्रजा का कोई भी व्यक्ति खाली हाथ न लौटे। जयमंगल ने कहा कि मंत्री जी, आपकी जुबान लंबी होती जा रही है, हर बात पर कुत्ते की भांति भौंकने लगते हो। मैं आपकी जुबान कटवा लो, इससे अच्छा है आप मौन रहो। जयमंगल ने अपने विशेष सैनिकों को आदेश दिया कि इस निर्धन व्यक्ति को मारपीट करके महल से बाहर करो। सैनिकों ने सुमेर से पहले मक्खन छीन लिया, फिर मारपीट करके धक्का देते हुए राज दरबार से बाहर कर दिया। मार खाकर बहुत अपमानित होकर सुमेर अपने गांव रतनपुरा लौट आए। हीरामन ने देखा कि उसके पिता के शरीर पर अनेक चोटें लगी हैं। उसने पूछा कि आपको ये चोटें कैसे लगी? सुमेर ने सोचा कि बेटा नौजवान है, इसका रक्त गर्म है, सच बता दिया तो राजकुमार से बदला लेने का विचार करने लगेगा, जबकि हमारी औकात राजकुमार के सामने कुछ भी नहीं है। उससे टकराने का अर्थ है अपने प्राण संकट में डालना। इसलिए सुमेर ने झूठ बोल दिया कि मार्ग में गिर पड़ा था, मगर यह बात हीरामन को पचने वाली नहीं थी। वह बोला कि पिताजी, आपने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, परंतु आज आप झूठ बोल रहे हैं। मनुष्य के गिर जाने पर शरीर के किसी एक भाग में चोट लगती है, जबकि आपके शरीर में हर जगह चोट लगी है। सुमेर ने देखा कि मेरा झूठ पकड़ा गया है, तब उन्होंने सत्य बता दिया कि मुझे राजमहल में बहुत अपमान सहना पड़ा है। राजकुमार जयमंगल ने अपने चहेते सैनिकों से पिटवा दिया है। राजभवन इस समय राजभवन नहीं बल्कि दुष्टों का अड्डा बन गया है। भले मनुष्य का प्रवेश उसमें वर्जित है। राजा मुद्रक पता नहीं कहाँ चले गए हैं। जयमंगल के दरबार में मंत्री संजय की अब नहीं चलती। वे भी दुष्ट जयमंगल का आतंक सहकर राज दरबार में पड़े हुए हैं। भले मनुष्य के लिए राज दरबार नहीं रह गया है। बेटा हीरा, तुम कभी भूल से भी राज दरबार की ओर मत जाना, न ही राज दरबार से वैर लेना। हम लोग बहुत कमजोर मनुष्य हैं, किसी राजा का सामना नहीं कर सकते। इस संसार में सहायता भी केवल उसी को मिलती है जो शक्तिशाली होता है। कमजोर और भूखे की कोई सहायता नहीं करता। प्रकृति का भी नियम यही है कि समुद्र में तो खूब वर्षा होती है, मगर हमारे खेतों में वैसी बारिश होती है जैसे भिखमंगे को कोई भिक्षा दे रहा हो। हीरामन वहां से बिना कुछ कहे अपने खेतों की ओर चला गया। खेत के समीप ही एक तालाब था। उसका जल सूखकर लगभग आधा हो चुका था। गांव के कुएं सूख जाने के कारण वह तालाब गांव वासियों के लिए जल पीने का स्रोत था। हीरामन जब भी किसी कारण से दुखी होता था तो उस तालाब के पास जाकर बैठ जाता था। वह घंटों तालाब के पास बैठा रहता। उसे तालाब के पास जाने से बहुत शांति मिलती थी, मानो उस तालाब से उसका कोई पुराना नाता हो। आज वह अपने पिता के शरीर पर लगी चोटों से अत्यंत व्याकुल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रकार राजकुमार जयमंगल से निपटा जाए। हीरामन फिर शाम में घर आ गया, मगर उदास रहने लगा।
एक तो उसे अपने घर में अन्न का प्रबंध करना था, दूसरे उसे राजकुमार को सबक सिखाना था। वह राजकुमार को सबक केवल अपने लिए नहीं सिखाना चाहता था, बल्कि राज्य की प्रजा की भलाई के लिए राजकुमार जयमंगल के विरुद्ध कोई कदम उठाना चाहता था, मगर उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। अपनी क्षोभ मिटाने के लिए वह प्रायः तालाब के पास आकर बैठ जाता। एक दिन राजकुमार जयमंगल को इच्छा हुई कि आज जंगल में शिकार करूं। वह शिकार के लिए निकल गया। जंगल उसी मार्ग में पड़ता था जिधर रतनपुरा गांव था। रतनपुरा से 5 कोस की दूरी पर भयानक जंगल प्रारंभ हो जाता था। वह जंगल लगभग 50 कोस में फैला हुआ था। उस जंगल में हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे, यहाँ तक कि हिंसक शेर बाघ के अतिरिक्त हाथी भी रहते थे। राजकुमार जयमंगल जंगल में शिकार के लिए चला गया। वह दोपहर तक घूमता रहा। उसे कोई शिकार तो मिला नहीं, उल्टे एक हाथी से पाला पड़ गया। उग्र हाथी को देखकर जयमंगल ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। वह भागकर जंगल से बाहर आ गया और राजमहल के लिए लौट पड़ा। उसे बहुत तीव्र प्यास लगी हुई थी, मगर अकाल के कारण मार्ग के कुएं सूख चुके थे। कहीं कहीं छोटे तालाब दिखे तो उनका जल लगभग सूख चुका था। जो जल शेष था वह अत्यंत गंदा हो चुका था, पीने योग्य नहीं रह गया था। राजकुमार चाहकर भी जल नहीं पी सका। बहुत भाग दौड़ के कारण उसे तीव्र प्यास लग गई थी। उसका कंठ सूख रहा था। चलते चलते वह रतनपुरा गांव के समीप आया। उसे एक तालाब दिखा तो उसका चेहरा प्रसन्न हो उठा। वह जल पीने के लिए तालाब में उतरने ही वाला था कि हीरामन ने उसे जल पीने से मना कर दिया। हीरामन ने कहा कि तुम राजकुमार जयमंगल हो। राजकुमार जयमंगल ने कहा कि हाँ, मैं जयमंगल हूँ। हीरामन ने कहा कि तुम इस तालाब का जल नहीं पी सकते। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे जल पीने से ये तालाब गंदा हो। राजकुमार ये बात सुनकर अत्यंत क्रोध से भर गया। वह बोला कि मूर्ख, तुम हमारे राज्य में रहते हो, हमारे ही राज्य का अन्न खाते हो, जल पीते हो और हमको जल पीने से मना करते हो। तुम्हारी यह हिम्मत। राजकुमार ने क्रोध में हीरामन पर तलवार से वार कर दिया। हीरामन तलवार के वार से घायल होकर तालाब में गिर पड़ा और उसमें डूब गया। गांव की कुछ स्त्रियां जल भरने आई थी। उन्होंने देखा कि एक राजकुमार हमारे ही गांव के युवक हीरामन को मार डाला है। वे गांव में आकर शोर मचाने लगी। राजकुमार खतरे की स्थिति समझकर वहां से भाग चुका था। गुप्तचर ने मंत्री संजय को पहले ही समाचार दे दिया था कि राजकुमार पागलपन पर उतर आया है। आज उसने रतनपुरा के सरपंच के पुत्र को मार डाला है। स्थिति यही रही तो प्रजा में विद्रोह के स्वर उठने लगेंगे। संभव है प्रजा में से ही किसी ने राजकुमार का वध कर दिया हो। मंत्री ने कहा कि तुम लोग बस इस पर दृष्टि रखो, हम कोई न कोई उपाय करते हैं। अत्याचार और उपद्रव अधिक दिन नहीं चलते। उपद्रवी का विनाश निश्चित होता है। जयमंगल का भी शीघ्र ही विनाश लिखा है। उधर अपने पुत्र की मृत्यु पर सुमेर अत्यंत दुखी था। गांव वासियों ने हीरामन का शव निकालने के लिए तालाब में जाल डलवाए, परंतु उसमें से शव प्राप्त नहीं हुआ। अनेक गोताखोरों ने तालाब में डुबकी लगाकर खूब खोजा, परंतु हीरामन का कहीं पता नहीं चला। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हीरामन का शव गया कहाँ। कहीं राजकुमार अपने साथ तो नहीं ले गया, क्योंकि जिस स्त्री ने यह समाचार दिया था वह उस समय तालाब के पास से भाग आई थी। उसने राजकुमार को जाते हुए नहीं देखा था। सभी ने यही मान लिया कि क्रूर राजकुमार ने केवल हीरामन की हत्या ही नहीं की, बल्कि उसके शव को भी गायब कर दिया। धीरे धीरे कुछ दिन बीते तो गांव वासियों ने एक चमत्कार देखा। न तो बादल छाए, न कहीं वर्षा हुई, मगर रतनपुरा के किसानों के खेत जल से भरे पड़े थे। ऐसा चमत्कार न तो कभी किसी ने देखा था, न इससे पूर्व कभी सुना था। किसान अब अपने खेत सूखने पर फसल लगा सकते थे। समय बीता और खेत में फसल लग चुकी थी। उसके पुनः सिंचाई का समय आने पर फसल फिर से सिंचित हो चुकी थी। ये रहस्य हर किसी की समझ से परे था कि कोई तो ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारे गांव की सहायता कर रही है। समय बीता और फसल पककर तैयार हो गई। इस बार की फसल पहले की अपेक्षा 5 गुनी अधिक हुई थी। किसान बहुत प्रसन्न भी थे और आश्चर्यचकित भी। वे जानना चाहते थे कि आखिर हमारी सहायता कौन कर रहा है। यह समाचार राज दरबार तक भी पहुंचा कि संपूर्ण राज्य में जहां लोग भूखे मरने की स्थिति में है, स्वयं राज दरबार का भंडार गृह खाली होने के कगार पर है। ऐसे में रतनपुरा के गांव वाले अपनी फसल कैसे उगा रहे हैं,
उसकी सिंचाई कैसे कर रहे हैं। अभी तक राजा मुद्रक वापस नहीं आए थे। क्रूर राजकुमार जयमंगल ही राज्य की गद्दी पर बैठा था। उसे जब पता चला कि सरपंच सुमेर के गांव में किसान अन्न उत्पन्न कर रहे हैं, तो चाहकर भी उस गांव में राजकुमार की अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। वह सेनापति से बोला कि हम समुचित सेना लेकर उस गांव पर धावा बोलेंगे और किसानों के घर से अनाज उठवा लाएंगे। आखिर वह गांव हमारे राज्य में स्थित है, उस पर हमारा पूर्ण अधिकार है। मंत्री संजय ने सेनापति को पहले ही समझा दिया था कि आंतरिक मामले में राजकुमार के किसी आदेश को नहीं मानना है। बाह्य आक्रमण पर ही राजकुमार का आदेश माना जा सकता है। सेनापति ने कहा कि राजकुमार हमें क्षमा करें, हम आपके आदेश को नहीं मान सकते। हम आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ऐसा महाराज मुद्रक का आदेश है। हम केवल बाह्य आक्रमण का ही उत्तर दे सकते हैं, परंतु हम देख रहे हैं कि बाह्य आक्रमण जैसी कोई स्थिति नहीं है। यदि आपको आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना है, अपने ही राज्य के किसी गांव पर आक्रमण करना है, तो पहले आपको महाराज से अनुमति लेनी होगी। राजकुमार ने कहा कि सेनापति, तुम मेरी बात नहीं मान रहे, मेरी बात की अवहेलना कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें पदच्युत कर सकता हो। सेनापति ने कहा कि राजकुमार, तुम स्वयं अपनी औकात भूल रहे हो। मैं अभी चाहूं तो तुम्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल सकता हो और छोटे राजकुमार अजित को सिंहासन पर बैठा सकता हो। अच्छा रहेगा कि तुम अपनी सीमा में रहो। महाराज ने तुम्हें राजा नहीं बनाया है, न ही तुम्हें राज्य चलाने का उत्तरदायित्व दिया है। तुम्हारी स्थिति उस बच्चे की भांति है जो खेलते खेलते किसी दूसरे की वस्तु को अपना मान लेता है और उसके लिए रोने लगता है। राजकुमार सेनापति का तेवर देखकर भयभीत हो गया। इस समय उसका कोई सहयोगी नहीं था, न मंत्री, न सेनापति, न राजकुमार अजित। यहाँ तक कि उसकी बहन सुमन भी राजकुमार जयमंगल से क्रुद्ध रहती थी। बस 2-4 सैनिक ही सहयोगी थे, इसलिए वह मौन रह गया। उधर गांव वासियों को यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर यह कैसा रहस्य है जो हम समझ नहीं पा रहे। कौन सी अदृश्य शक्ति हमारी सहायता कर रही है। एक दिन स्वयं सुमेर ने ही निर्णय लिया कि हम स्वयं पता लगाएंगे कि हमारे खेत को कौन समय पर सिंचित कर जाता है, वह जल कहाँ से लाता है। वे रात्रि के समय छुपकर अपने खेत में बैठ गए। उन्होंने देखा कि आधी रात्रि में एक नवयुवक तालाब से बाहर निकलता है और आगे आगे चल देता है। पीछे से तालाब का जल चल देता है। वह जहां जहां जिस खेत से होकर गुजरता है, तालाब का जल उस खेत को सिंचित करके उसके साथ आगे बढ़ता जाता है। जहां से वह नवयुवक लौट आता है, तो तालाब का जल भी उसके साथ साथ तालाब में आ जाता है। फिर नवयुवक तालाब में समा जाता है और तालाब का जल अपने स्थान पर स्थिर हो जाता है। यह देखकर सुमेर के नेत्र आश्चर्य से खुले रह गए। यह तालाब कोई साधारण तालाब नहीं है, ये रहस्यमय तालाब है। इस तालाब में कोई देवता निवास कर रहे हैं और वे हमारे गांव की सहायता कर रहे हैं। सुमेर ने यह बात अपने गांव वासियों को बताई। गांव वासियों में भी देवता को देखने की उत्सुकता जागी। दूसरी रात्रि में गांव के अनेक किसान छुपकर इस घटना को देखने लगे। राज दरबार का एक गुप्तचर भी छुपकर इस घटना को देख गया था। उसने मंत्री संजय से बताया कि महाराज रतनपुरा का तालाब कोई साधारण तालाब नहीं है। उस तालाब में एक देवता निवास करते हैं। वे उस गांव की भूमि की सिंचाई कर रहे हैं। इतना भयानक अकाल में भी रतनपुरा के किसान अन्न उत्पन्न कर पा रहे हैं। वे प्रतिदिन आधी रात्र को तालाब से निकलते हैं और जिस खेत को सिंचित करना होता है, उस खेत पर चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे तालाब का जल चला जाता है और खेत की सिंचाई कर देता है। यह दृश्य देखने योग्य है। आप छुपकर रात्रि में देख सकते हैं। मंत्री और गुप्तचर की बात राजकुमारी सुमन छुपकर सुन रही थी। उसके मन में भी उस देवता के दर्शन की जिज्ञासा जाग उठी। उसने भी निश्चय कर लिया कि वह देवता के दर्शन अवश्य करेगी। वह आधी रात्र में मंत्री के पीछे पीछे चुपचाप चल दी। तालाब के आसपास बहुत से लोग देव दर्शन के लिए छुप कर बैठे थे। सभी ने देखा कि देवता प्रकट हुए और असिंचित भूमि को सिंचित करके पुनः तालाब में चले गए। यह दृश्य राजकुमारी सुमन ने भी देखा। उसके मन में देवता के लिए आस्था नहीं, बल्कि प्रेम उमड़ आया। वह देवता से ही प्रेम कर बैठी। उसने मन में विचार कर लिया कि मेरा विवाह यदि किसी से होगा तो तालाब के देवता से होगा।
वह मन में दृढ़ संकल्प लेकर महल में वापस आ गई। धीरे धीरे राजमहल के भी लोग इस दृश्य को देख आए। राजकुमार अजित भी अपनी पत्नी के साथ वह दृश्य देख आया। अब रह गया तो केवल जयमंगल। जयमंगल किसी प्रकार उस दृश्य को देखना चाहता था। रात्रि में वह छुपकर देवता को देखने का विचार करके आधी रात्रि में तालाब के पास गया, मगर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। वह वहां का दृश्य नहीं देख पाया। उसे तालाब के देवता दर्शन नहीं हुए। धीरे धीरे समाचार राजा मुद्रक को भी मिला। उस समय वे अपनी बहन के राज्य बसंतपुर में थे। जब उन्होंने सुना कि हमारे राज्य के गांव रत्नपुरा के तालाब में कोई देवता दर्शन दे रहे हैं, तो राजा स्वयं को रोक नहीं सके। वे एक कर्मठ राजा थे। उन्हें अपनी प्रजा का पूर्ण ध्यान था। उन्हें लग रहा था कि मेरी अनुपस्थिति में राजकुमार जयमंगल कोई अमंगल कार्य न कर रहा हो। हमें अपने राज दरबार जाकर स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए, फिर संभव हो सके तो देवता से सहायता लेनी चाहिए। राजा अपने राज्य बिना किसी सूचना के अचानक लौट आए। अपने पिता को अचानक सामने देखकर राजकुमार जयमंगल घबरा गया। राजा ने उसे अपने सिंहासन पर बैठा देखा तो समझ गए कि अवश्य कोई गड़बड़ हुई होगी। वे मंत्री संजय से बोले कि मंत्री जी, हमारे राज्य में भयानक अकाल पड़ा हुआ है। अभी तक प्रजा के लिए कौन कौन से प्रबंध किए गए हैं, कितने लोगों तक राज दरबार से सहायता पहुंचाई गई है। मंत्री ने कहा कि महाराज, एक भी प्रजाजन तक कोई सहायता नहीं पहुंचाई गई है, बल्कि प्रजा के लिए राज दरबार के द्वार बंद कर दिए गए हैं। सहायता मांगने वाले रतनपुरा के सरपंच के साथ अत्यंत मारपीट की गई है। सरपंच के पुत्र की हत्या तक कर दी गई है। हम तो प्रजा के समक्ष अपना मुख दिखाने योग्य भी नहीं बचे हैं। राजा ने कहा कि मंत्री जी, मैंने तो राज्य की जिम्मेदारी आपको सौंप कर गया था, फिर किसने यह दुस्साहस किया। मंत्री ने कहा कि महाराज, आपके जाने के पश्चात राजकुमार ने मेरा अधिकार छीन लिया था और स्वयं शासक बन बैठे हैं। राजकुमार अजित का बोलने का अधिकार छीन लिया गया है। राजकुमारी पर भी अनेक प्रकार की पाबंदियां लगी हुई हैं। राजा राजकुमार जयमंगल पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने मंत्री से कहा कि जयमंगल को इसी समय बंदी गृह में डाल दिया जाए। इस राज्य का भावी राजा मैं अपने छोटे पुत्र अजित को बनाता हूँ। मंत्री जी, तत्काल हमारी प्रजा की सहायता की जाए। हम आज रात्रि रत्नपुरा चलेंगे। राजकुमार की गलतियों के लिए वहाँ के सरपंच सुमेर से क्षमा मांगेंगे। सुमेर हमारा मित्र की भांति है, बहुत भला मनुष्य है। उसके साथ दुर्व्यवहार मुझे अत्यंत असहज कर दिया है। उसके पुत्र की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। राजकुमार जयमंगल को उसकी हत्या के अपराध में आजीवन कारागार में रहना ही पड़ेगा। मैं अपनी प्रजा के साथ अन्याय नहीं कर सकता। रात्रि में राजा और मंत्री रतनपुरा गांव गए। वे पहले देवता का दर्शन करना चाहते थे। आधी रात्रि में देवता तालाब से निकलकर खेत की ओर चल दिए। राजा आगे बढ़कर उनके मार्ग में खड़े हो गए और देवता को नमन किया। देवता हीरामन के रूप में प्रकट हो गए। उनके पीछे चल रहा जल एक देवी का रूप धारण कर गया। राजा ने कहा कि आप दोनों अपना परिचय दें। तब देवी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं पाताल लोक की देवी हूँ। इस समय मेरा निवास इस तालाब में है। हीरामन मेरे पूर्व जन्म का पुत्र है, जो एक श्राप के कारण 200 वर्ष के लिए बिछड़ गया था। इसका जन्म सुमेर के घर में हुआ है। मैं अपने पुत्र से मोह नहीं छोड़ पाई, इसलिए आकर इस तालाब में रहती हो। तुम्हारे पुत्र ने जब हीरामन का वध किया तो मैंने इसे बचा लिया और अपने साथ ले गई, मगर मैं किसी मनुष्य को बहुत अधिक दिन अपने साथ नहीं रख सकती थी। यदि कोई देवता मनुष्य रूप में हीरामन को देख लेता तो उसे मनुष्य रूप में आना ही था। इसलिए हीरामन अपने वास्तविक रूप में आ गया है। अब यह अपने माता पिता के घर जा सकता है। मैं इसकी आयु पूर्ण होने तक इस तालाब में रहकर प्रतीक्षा करूंगी। राजा ने कहा कि देवी, अब आप सामने प्रकट हो गई हैं, तो राज्य की कुछ सहायता भी करती जाए। पाताल की देवी ने कहा कि राजन, तुम्हें अपनी सहायता स्वयं करनी है। इसका उत्तर भी तुम्हारी राजकुमारी के पास है। राजकुमारी की मांग पूर्ण कर दो, फिर 100 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में केवल खुशहाली रहेगी, कभी कोई अकाल नहीं पड़ेगा। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गई। हीरामन अपने माता पिता के पास लौट गया। राजा अपने महल में वापस आ गए। उन्होंने अपनी राजकुमारी से पूछा कि पुत्री, तुम्हारी कोई मांग है जिसे मैं नहीं जानता? मुझे स्पष्ट रूप से बिना भय के बताओ, हम तुम्हारी हर मांग पूर्ण करेंगे। राजकुमारी ने कहा
कि मैं तालाब के देवता से प्रेम कर बैठी हूँ। आप मेरा विवाह उस देवता से करा दीजिए। राजा ने कहा कि पुत्री, वह देवता रतनपुरा के सरपंच सुमेर ग्वाला का पुत्र हीरामन है। क्या तुम उससे विवाह करना स्वीकार करोगी? राजकुमारी ने कहा कि हाँ पिताजी, मैं विवाह उसी से करूंगी। राजा ने तुरंत राजकुमारी का विवाह हीरामन से करा दिया। विवाह होते ही संपूर्ण राज्य में वर्षा प्रारंभ हो गई। अकाल समाप्त हो गया। राजा के साथ प्रजा भी खुशहाल रहने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्तव्य और प्रेम में ही सच्ची शक्ति निहित है। भले ही कठिन समय हो, परंतु ईमानदारी और सच्चे हृदय से सदा भलाई होती है। आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके संपूर्ण परिवार को राधे राधे।